जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, आज एमपी पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अब हम शुरू करते हैं अपनी तैयारी जोरों शोरों से। लग जाइए अपनी तैयारी में ट्रिकी एकेडमी के साथ में। ठीक है, शुरू करते हैं हम। बहुत सारे साइंस के क्वेश्चंस लेकर आएंगे हम। जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती तब तक बहुत सारे क्वेश्चन, अनलिमिटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे साइंस के, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएगी। तो बिल्कुल तैयार रहिए ट्रिकी एकेडमी के साथ में। ठीक है, शुरू करते हैं हम। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो होती है पारसेक। ठीक है, क्या होती है? पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जड़ों के रूपांतरण है। अब जड़ों के रूप में जो पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? जड़ों के रूपांतरण में आपको क्या पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मूली और गाजर। मूली और गाजर। ठीक है, मूली और गाजर दोनों ही जमीन के नीचे की तरफ होती है, जड़ की तरह होती है, इस तरीके से होती है, तरीके से ये जड़ का रूपांतरण होती है ये। तो इसीलिए मूली और गाजर इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तने के रूपांतरण है। अब तने के रूप में आपको क्या दिखाई देते हैं? तो तने के रूप में आपको आलू और प्याज दिखाई देंगे। आलू और प्याज। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो आलू बोते हैं तो ऐसी लाइन बनी होती है और उसके ऊपर ऐसी बेलें होती है बहुत सारी, और नीचे धरती के अंदर आपके आलू दिखाई देते हैं, ऊपर आपको तना दिखाई देगा, इसीलिए तने के रूपांतरण क्या दिख कहलाते हैं? आलू और प्याज। अगला प्रश्न देखते हैं हम। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया था। किसने किया था सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन? हेर्नर ने किया था। कब? 1876 में। किसने किया था? हेर्नर ने। हेर्नर ने कब किया था? 1876 ईस्वी। इन्होंने वर्णांधता का वर्णन किया था सबसे पहले। मनुष्यों में वर्णांधता नामक बीमारी के बारे में पता लगाया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। मतलब कि जिस भी व्यक्ति को वर्णांधता रोग होता है तो वो किन रंगों की पहचान नहीं कर पाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो वो किन रंगों की पहचान नहीं कर पाता है? हरा और लाल। हरा और लाल रंग। ठीक है, इन दोनों रंगों में वो पहचान, इन दोनों रंगों में वो भेद नहीं कर पाता है, क्योंकि ये दोनों ही रंग उसको क्या दिखाई देते हैं? ये दोनों ही रंग उसको दिखाई देते हैं काले। ठीक है, इसलिए वर्णांध व्यक्ति इन रंगों में पहचान नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। थायरोक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है। थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से स्त्रावित होता है? जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये थायराइड ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से स्त्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि से इसका स्त्रावण होता है। थायराइड ग्रंथि जो होती है आपके गले में पाई जाती है यहाँ पर। तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है इसी थायराइड ग्रंथि से स्त्रावित होता रहता है, और इसमें जो सहायक होता है थायराइड ग्रंथि बढ़ सकती है, वो किसके कारण? आयोडीन की मात्रा ज्यादा होने के कारण। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसमें हमारे शरीर में हड्डियां सर्वाधिक होगी? तो वो है हमारी उंगलियां। ठीक है, हमारी अंगुलियां, हमारे फिंगर। हमारी उंगलियों में सर्वाधिक हड्डियां होती है। एक उंगली में कितनी हड्डी होती है? एक अंगुली में हड्डी होती है 3। ठीक है, और एक अंगूठे में होती है 2। 2 हड्डियां होती है। इस तरीके से हमारे पूरे हाथ में, पूरे हाथ में कितनी होती है? पूरे हाथ की उंगलियों में कितनी होती है? उंगलियों में होती है कुल 14 हड्डियां होती है। पूरे हाथ की उंगलियों में होती है लगभग 14 हड्डियां। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है। अब आहार नाल जो होती है आपकी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, उसमें लास्ट जो एलिमेंट बनेगा वो क्या बनेगा? तो वो बनेगा माल्टोज। ठीक है, माल्टोज शर्करा आपकी बन जाती है जब उसका पाचन, स्टार्च का जब अंतिम पाचन होता है तो क्या बनता है? माल्टोज। माल्टोज शर्करा या माल्टोज शुगर का निर्माण हो जाता है, उत्पाद हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हड्डियों और दांतों के निर्माण में आवश्यक तत्व है। आपकी हड्डियां और आपके दांतों के निर्माण में क्या आवश्यक होता है? तो इसमें आवश्यक होता है कैल्शियम, कैल्शियम और फॉस्फोरस। देखिए,
कैल्शियम से क्या होगा, हड्डियां और दांत जो होंगे वो मजबूत होंगे, मतलब कठोर होंगे या मजबूत होंगे। लेकिन फास्फोरस जो होते हैं वो इनके निर्माण में सहायक होते हैं। किस में सहायक होते हैं? इनके निर्माण में सहायक होते हैं। निर्माण में सहायक होते हैं क्या? फास्फोरस। ठीक है, हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायक होता है आपका फास्फोरस, लेकिन हड्डियों और दांतों को कठोर बनाता है, मजबूत बनाता है कौन? कैल्शियम। अगला प्रश्न देखते हैं हम, काला हीरा और काला शीशा किसे कहते हैं, है ना? काला हीरा या काला शीशा किसे कहा जाता है? तो देखिए, काला हीरा जो होता है वो कहा जाता है ग्रेफाइट को, ग्रेफाइट। और काला शीशा किसको कहा जाता है? कार्बोनाइट को। ठीक है, किसको कहा जाता है? कार्बोनाइट को कहा जाता है। ग्रेफाइट को कहा जाता है काला हीरा, और कार्बोनेडो कहा जाता है काले शीशे को। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पत्तियों का रंग पीला होता है, किसके कारण होता है? केरोटीन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, किसके कारण? केरोटीन की उपस्थिति के कारण। केरोटीन की उपस्थिति के कारण ही पत्तियों का रंग क्या होता है? पीला होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, पर्ण हरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है। क्लोरोफिल जो होता है, इसमें जो मेन मेटल होती है वो कौन सी होती है? मैग्नीशियम होती है। मैग्नीशियम इसमें मुख्य धातु होती है, इसमें पर्ण हरित में का सिंबल होता है Mg। मैग्नीशियम उपस्थित होता है क्लोरोफिल में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है, आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरा रंग जिम्मेदार होता है, लेकिन नहीं, ये लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक प्रकार से होती है। जैसे आपने देखा होगा ना, इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देते हैं, लेकिन पूरे जब वो रंग बिखरते हैं तो वो आपको हल्का सा लाल सा प्रकाश दिखाई देता है। वो जो होता है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, और उसी प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका सही आंसर? लाल रंग के प्रकाश में। लाल रंग के प्रकाश में, लाल रंग के प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे तेज गति से सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का प्रथम यौगिक होता है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं हम, राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, क्या होता है राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप? भूमिगत मतलब भूमि के अंदर जो पाया जाता है वो क्या होता है? इसका तना होता है। ठीक है, भूमिगत प्रारूप तने से ही शुरू हो जाता है। जो राइजोम है वो जड़ों में, राइजोबियम जो है जड़ों में पाया जाता है, और जड़ से ही फिर तने की शुरुआत हो जाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? तना। अगला प्रश्न देखते हैं हम, दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु। दलहन के जड़ में, दलहन के जड़ में, दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? राइजोबियम है। अभी मैंने आपको बताया राइजोबियम। राइजोबियम एक जीवाणु होता है जो इसके लिए अच्छा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम, पौधे नाइट्रोजन, क्या आएगा यहाँ पर? पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, किसके रूप में ग्रहण करते हैं? ये नाइट्रेट के रूप में। किसके रूप में? नाइट्रेट। नाइट्रेट के रूप में ये नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन। जल संचालन मतलब पूरी तरीके से उसको सर्कुलेट कौन करता है? तो ये करता है जाइलम। जाइलम, ठीक है, जल से जाइलम, और फूड से फ्लोयम आ जाएगा। ठीक है, जल से जाइलम और फूड से फ्लोयम। यहाँ पर जल और खनिज लवणों का संचालन कौन कर रहा है? जाइलम कर रहा है। अगला प्रश्न है आपका, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है,
क्या कहलाता है जिससे तने की वृद्धि दर को नापा जाता है? वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है ऑक्जेनोमीटर कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है? ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर। इससे हम तने की वृद्धि किस तरीके से हो रही है, उसकी मोटाई किस तरीके से, उसको नाप सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आत्महत्या की थैली कहलाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को ही कहा जाता है आत्महत्या की थैली। ठीक है, सुसाइडल बैग कहा जाता है लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम की खोज किसने? लाइसोसोम की खोज की थी डी डुवे ने। कब की थी इसकी खोज? की थी डी डुवे ने। कब की थी? 1958 में इसने की। 1958 में लाइसोसोम की खोज की गई थी डी डुवे के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। राइबोसोम, यहाँ पर ही प्रोटीन का निर्माण होता रहता है और उसका संश्लेषण भी होता रहता है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो ये भी अभी मैंने आपको बताया, इसके द्वारा होता है, राइबोसोम के द्वारा ही होता है। राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डीएनए की खोज किया था, डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई थी? वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा। वॉटसन एंड क्रिक। लेकिन अगर ऑप्शन में वॉटसन एंड क्रिक ना आए तो आप क्या बताएंगे? फ्रेडरिक मिस्टर। फ्रेडरिक मिस्टर ने की थी। ठीक है, पहले जो व्यापम वाले हैं ये इसी आंसर को सही मानते हैं, लेकिन बुक के हिसाब से, एनसीईआरटी बुक के हिसाब से डीएनए की खोज की गई है फ्रेडरिक एंड मिस्टर के द्वारा और मॉडल दिया गया है किसके द्वारा? वॉटसन एंड के द्वारा। तो आपको ऑप्शन में मिलता है कि डीएनए की खोज वॉटसन एंड क्रिक ने की है, तो आपको यही लगाना है, और अगर ये नहीं आता है तो आपको क्या बताना है? फ्रेडरिक एंड मिस्टर ही बताना है, और दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कॉर्नबर्ग के द्वारा। के द्वारा किया गया है? कॉर्नबर्ग के द्वारा। कॉर्नबर्ग ने ही डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, डीएनए और आरएनए क्या है? डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है, एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? डीएनए के क्रियात्मक खंड को, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन। क्या कहा जाता है? जीन। देखिए, डीएनए जो होता है ये डबल हेलिक्स इस तरीके से होता है, और इसमें ऐसे डंडे के आकार की जो आकृति होती है इसी को खंड कहा जाता है, क्रियात्मक खंड। तो ये, और इसी के ऊपर क्या चिपके होते हैं? आपके जीन चिपके होते हैं, तो ही क्या कहा जाता है? जीन कहा। ठीक है, और इसी से पहचान होती है हमारे आनुवांशिक लक्षणों की। डीएनए के क्रियात्मक खंड क्या है? जीन है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण, मतलब जीन के बारे में बताया था किसने? हरगोविंद खुराना जी ने। हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना ने ही सर्वप्रथम जीन के बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन है आपका, पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है। देखिए, पुरुष में क्या होते हैं? एक्स और वाई, और महिला में किस क्या होते हैं? एक्स और एक्स। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। पुरुष व स्त्री के जीन संगठन क्या होते हैं? एक्स वाई और एक्स एक्स। और आपको बता दें, जब इस वाई से इस ये एक्स मिलता है तो क्या हो जाता है? लड़का। होने वाला बेबी होगा वो बेबी बॉय होगा। जब इस एक्स से ये एक्स मिलता है तो जो होने वाला बेबी होती है वो लड़की होती है। ठीक है, बेबी गर्ल होगी, ये बॉय। तो कभी भी महिलाओं का इसमें कोई दोष नहीं होता है। अगर महिलाओं को ज़्यादा पुत्रियां हो रही हैं तो इसमें महिलाओं का कोई दोष नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे का लिंग निर्धारित होता है किसके आधार पर?
पुरुष के लिंग के आधार पर, और पुरुष में ही लिंग आधारित या लिंग निर्धारण जो जीन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, गुणसूत्र होते हैं वो कौन से होते हैं, एक्स और वाई। पुरुषों में लिंग निर्धारित गुणसूत्र कौन से होते हैं, एक्स वाई, और इसी एक्स वाई पर डिपेंड करता है कि महिला बच्ची को जन्म देगी या बेटे को, लड़के को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बच्चे का लिंग निर्धारित होता है, देखिए क्वेश्चन आ ही गया, बच्चे का लिंग निर्धारित होता है पुरुषों के गुणसूत्रों पर, पुरुषों के गुणसूत्र पर, ठीक है। बच्चे का जो भी लिंग निर्धारित होगा वो पुरुष के गुणसूत्र पर होगा, उसमें महिला का कोई दोष नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है। पैतृकता, पैतृकता मतलब कि बच्चा आपका है या नहीं है, ये सिद्ध करने के लिए क्या होता है, तो ये सिद्ध करने के लिए होता है डीएनए, या फिर आप फिंगरप्रिंट के थ्रू भी आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, फिंगरप्रिंट के थ्रू, फिंगर प्रिंटिंग, फिंगर प्रिंटिंग के थ्रू भी आप इसको मैच कर सकते हैं कि जो अगर आपका कोई बच्चा गुम हो गया है तो मिल गया है तो वह आपका बच्चा है या नहीं, की जानकारी आप अपने डीएनए से, डीएनए टेस्ट करवाते हैं बहुत सारे लोग वगैरह में देखा ही होगा आपने कि डीएनए टेस्ट करवाया जाता है और पता चल जाता है कि ये संतान किसकी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इंसुलिन की खोज की है, इंसुलिन की खोज, इंसुलिन की खोज की गई है किसके द्वारा, बेटिंग एंड वेस्ट के द्वारा, बेटिंग एंड वेस्ट के द्वारा, बेटिंग एंड वेस्ट ने ही इंसुलिन की खोज की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन वही हार्मोन है जो आपके शुगर या शर्करा या मधुमेह रोग में जिम्मेदार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इंसुलिन शरीर में बनती है, कहाँ बनती है आपका इंसुलिन हार्मोन, कहाँ बनता है, तो आपके अग्नाशय में बनता है, अग्नाशय, अग्नाशय को कहा जाता है पैनक्रियाज, ठीक है। आपके अग्नाशय में ही इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है, और कहाँ पर होता है, तो ये होता है आपकी बीटा सेल में, ठीक है। अग्नाशय में ही 3 सेल पाई जाती है, अल्फा, बीटा और गामा, तो बीटा सेल में ही बनता है क्या, आपका इंसुलिन हार्मोन। ये कमी या वृद्धि के कारण ही मधुमेह रोग होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ब्रोंकाइटिस एक रोग है, किसका रोग है, तो ये फेफड़े के अंदर होने वाला रोग है। आपके फेफड़े, बताती हूँ आपको किस तरीके से होते हैं आपके फेफड़े, ये इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से आपके फेफड़े होते हैं, और यहीं पर आपकी बहुत सारी क्या होती है, ब्रोंक्यूल्स होती है, सॉरी, ये जो है आपका क्या है, ट्रेकिया, ट्रेकिया, ये है आपके ट्रेकिया ही है। फिर इसके अंदर आपकी बहुत सारी ब्रोंकाई है, ब्रों ये ब्रोंकाई है आपकी, 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, इधर और इधर, राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड में भी है और लेफ्ट साइड में ही। उसके बाद में इसी के ऊपर बहुत सारी क्या होती है, एल्वियोली होती है, तरीके से वायु कुपिकाएं कहा जाता है इनको, करोड़ों में होती है। और यहीं पे आपका हार्ट होता है, आपका हृदय होता है, ठीक है। इसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, झिल्ली का नाम है प्लूरा झिल्ली। आपके दोनों फेफड़े के आसपास एक झिल्ली पाई जाती है जिसको कहा जाता है प्लूरा झिल्ली, ये आपकी फेफड़ों की रक्षा करती है, तो ठीक है। इसको कहा जाता है ट्रेकिया, ये है आपकी ब्रोंकाई, इसके अंदर है ब्रोंकाई, बाद में
ये आपकी और ये जो रेड रेड दिखाई दे रहा है ये आपकी है एल्वियोली। इसको कहा जाता है वायु। मैंने ये डायग्राम इसलिए बनाया है ताकि आपको ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई या एल्वियोली से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इस डायग्राम को देख। ठीक है, आपसे अगर पूछे कि कौन सा फेफड़ा आपका बड़ा होता है तो आपका राइट साइड का फेफड़ा हमेशा बड़ा रहेगा, लार्ज रहेगा, लेकिन लेफ्ट साइड का जो रहेगा वो स्मॉल रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है, इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि फेफड़े के ऊपर कौन सी झिल्ली पाई जाती है, तो फेफड़े के ऊपर झिल्ली पाई जाती है प्लूरा झिल्ली, वो कहा जाता है प्लूरा। प्लूरा झिल्ली पाई जाती है, प्लूरा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लूरा मेम्ब्रेन पाई जाती है। जब भी किसी व्यक्ति को टीबी हो जाती है तो टीबी का जो बैक्टीरिया होता है, वो जीवाणु जनित रोग होता है टीबी, तो जो टीबी का बैक्टीरिया होता है वो इस झिल्ली को खा जाता है। क्या कर जाता है? खा जाता है। तो जगह जगह से वो खा जाएगा, गायब हो जाएगा ये, और जिसके कारण वो डायरेक्ट अटैक करेगा फेफड़े के ऊपर। इसीलिए खांसते खांसते उसको ब्लड शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी ये झिल्ली नष्ट हो जाती है और डायरेक्ट अटैक होता है किसके ऊपर? फेफड़े के ऊपर। और जिसके कारण, खांसने के कारण, उसकी जो एल्वियोली होती है, एल्वियोली का शेप इस तरीके से होता है गुब्बारे के जैसे, तो इसके अंदर ब्लड ब्लड जो होता है वो प्योर होता है ऑन द बेसिस ऑफ गैसेस, ऑन द बेसिस ऑफ गैसेस। ठीक है, गैसों के आधार पर यहाँ पर रक्त का शुद्धिकरण होता है। क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है वो आउट हो जाती है, वो बचती क्या है? केवल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसमें इंक्लूड रहती है और ये ऑक्सीजन वाला ब्लड आपके पूरी बॉडी में सर्कुलेट रहता है। तो जो फंक्शन है हमारा ब्लड का प्यूरिफिकेशन का, वो हार्ट से लेकर हमारे लंग्स में भी कनेक्टेड होता है। इसीलिए जो प्लूरा झिल्ली होती है इसको नष्ट कर दिया जाता है। कब? जब टीबी रोग हो जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि टीबी रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपको ऑप्शन में या तो फेफड़े मिलेंगे या आपका श्वसन तंत्र मिलेगा। तो आपको श्वसन तंत्र भी सही रहेगा, फेफड़े भी सही रहेंगे। और अगर झिल्ली पूछ लिया कौन सी मेम्ब्रेन है जिसको नष्ट कर दिया जाता है, तो वो है प्लूरा झिल्ली होती है। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारी वायु कोशिकाएं होती है। हम बात करते हैं ब्रोंकाइटिस रोग की। तो ब्रोंकाई है ये इधर तरफ है, तो इस रोग में क्या होता है? ब्रोंकाइटिस रोग में आपका श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, श्वास नली प्रभावित होती है, ट्रेकिया से जुड़ा हुआ है आपका ब्रोंकाई। तो इसका जो सही आंसर आएगा कि ब्रोंकाइटिस रोग, ब्रोंकाइटिस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा? श्वास नली। सही आंसर आएगा इसका श्वास नली। देखिए आप, ये ब्रोंकाई जो है ये आपके ट्रेकिया से जुड़ी हुई है, इसलिए कौन सा अंग प्रभावित हो जाएगा? श्वास नली। ठीक है, आया इतना समझ में? अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन, दूध में जो विटामिन नहीं पाया जाता है वो है विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी जो है आपके दूध में, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। क्या दूध खट्टा लगता है? क्या हमें नहीं लगता है। और विटामिन सी जानेंगी स्वाद में खट्टा लगता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग, मलेरिया रोग जो होता है इससे हमारा रक्त तंत्र प्रभावित हो जाता है और रक्त तंत्र इकट्ठा होता है कहाँ पर? प्लीहा में। तो सही आंसर क्या आएगा? प्लीहा। या आपको ऑप्शन में तिल्ली, तिल्ली भी मिल सकती है। ठीक है, तिल्ली या प्लीहा। प्लीहा जिसको कहा जाता है स्प्लीन, स्प्लीन प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? जब चेंबर्स पूछे गए कि ह्यूमन हार्ट में कितने चेंबर्स होते हैं, ह्यूमन हार्ट में हाउ मेनी चेंबर्स इन ह्यूमन हार्ट? 4 चेंबर्स होते हैं, 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 4 प्रकोष्ठ, 4 प्रकोष्ठ या 4 चेंबर्स। ओके, मनुष्य के हार्ट में हाउ मेनी चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट? 4 चैम्बर्स। ऐसे मेंढक, मेंढक जिसको उभयचरी कहा जाता है, एम्फीबियंस कहा जाता है, तो उसके हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? उसमें 3 होते हैं। मेंढक के हार्ट में कितने होते हैं? 3 चैम्बर्स होते हैं। मेंढक का भी लिख लो चाहो तो। मेंढक या आपसे उभयचरी, उभयचर या एम्फीबियन, इसके हार्ट में 3 चैम्बर्स होते हैं, 3। नेक्स्ट,
फिशेज, फिशेज में कितने होते हैं? फिशेज में होते हैं 2 फिशेज, यानी कि मछली, मछली फिश में कितने चैम्बर्स। के बाद में है रेप्टाइल्स, सरीसृप, सरीसृप रेप्टाइल्स, इनके हार्ट में भी 3 चैम्बर्स होते हैं। उसके बाद में है पक्षी, पक्षी एप्स और स्तनधारी, ये 4 होते हैं। हम लोग भी क्या है, हम लोग भी स्तनधारी मैमल्स हैं, स्तनधारी यानी कि मैमल्स। चमगादड़ भी क्या है, एक स्तन। तो इनके हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अब रक्त बह रहा है तो उस रक्त को रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए हम किसका प्रयोग? फेरिक क्लोराइड का प्रयोग करेंगे, फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मनुष्य के शरीर में जल होता है, कितने प्रतिशत जल होता है मनुष्य के शरीर में? लगभग 65 से लेकर 80%। वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। आपको ऑप्शन में 60 से 65 भी मिल सकता है, 65 से 70 भी मिल सकता है, 70 से 75 भी मिल सकता है और 75 से 80 भी मिल सकता है। इसीलिए हम सारे ऑप्शन को लेकर चलेंगे और आंसर क्या लगाएंगे? 65 से 80। फिर वो आपके पेपर में मतलब जो भी ऑप्शन रहेगा वो आप पर डिपेंड करेगा कि आप क्या लगाते हो। कि अगर एक ऑप्शन में आया 60 से 65, बाकी के 3 अलग हैं, या एक ऑप्शन आया 65 से 70, बाकी के 3 अलग हैं, या एक ऑप्शन आया 70 से 75, बाकी के 3 अलग हैं, तो आप इन्हीं को सही लगाएंगे। ठीक है, ये सही रहेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। अब देखिए, फ़ारेनहाइट में अलग होता है, सेल्सियस में अलग होता है और केल्विन में अलग होता है। कितना कितना होता है मैं आपको बताती हूँ। फ़ारेनहाइट में जो रहेगा वो कितना रहेगा? 98.6 डिग्री फॉर फ़ारेनहाइट। ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस में केल्विन में कितना रहेगा? 310 केल्विन। और डिग्री सेल्सियस में कितना रहेगा? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना रहेगा? 37 डिग्री सेल्सियस। तो अलग अलग रहेगा। तो फ़ारेनहाइट में 98.6, केल्विन में 310 डिग्री 10 केल्विन और 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वेग को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? प्रकाश वेग को, प्रकाश का जो वेग होता है उसको सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? क्या आएगा इसका सही आंसर? किसने ज्ञात किया था? देखिए, प्रकाश वेग सर्वप्रथम रोमर, रोमर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ज्ञात किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। क्या बना होता है? टंगस्टन। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3400 डिग्री सेल्सियस कुछ टेम्परेचर होता है इसका। नेक्स्ट मतलब मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में क्या भरा होता है? ट्यूबलाइट में भरा होता है, ट्यूबलाइट में पारद वाष्प, पारद वाष्प या मर्क्यूरी वेपर्स, मर्क्यूरी वेपर्स भरी होती है किसमें? पारद वाष्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज का तार मिश्रण होता है, किसका मिश्रण होता है? फ्यूज तार, तांबा और किसका मिश्रण होता है? फ्यूज तार में सीसा और टीन का। इसका मिश्रण होता है सीसा और टीन, सीसा की लेड और टीन, सीसा और टीन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक एसिड प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल।
एक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीरा का चमकना, हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है, क्या कारण है? इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही ये प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दाढ़ी बनाने तथा आंख नाक कान की जांच में प्रयोग होने वाला दर्पण कौन सा है? ये दर्पण जो है वो है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, इसको कहा जाता है कनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होते हैं, क्या प्रयुक्त होते हैं? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। देखिए, कोई भी परमाणु होता है तो परमाणु के नाभिक में दो चीजें होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाकी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु के बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉन पर जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया न्यूट्रॉन। ठीक है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ये उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तत्व का सबसे छोटा कण या भाग है, तत्व का सबसे छोटा कण या भाग होता है परमाणु, परमाणु होता है इसका सबसे छोटा कण या भाग। अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति, पॉजिट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति आती है, क्या कहलाती है? बताइए, आपको किस पता हो तो। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन आएगा, मिस्टेक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण और अवकरण। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण। ठीक है, आज के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगली क्लास में हम अगले 50 क्वेश्चंस लेकर, हो सकता है 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर आपके सामने हाजिर होने वाले हैं। तो अपनी तैयारी जारी रखिए बिल्कुल अच्छे से, और जुड़े रहिए ट्रिकी एकेडमी के साथ। थैंक यू।